क्या आप जानते हैं, हजारों साल पहले जब न तो अस्पताल थे, ना डॉक्टर, ना कोई मशीनें, तब इंसान बीमार होने पर कैसे जीता था। उसके पास ना दवाइयों की शीशियां थीं, ना इंजेक्शन की सुइयां, ना ही कोई चमचमाती प्रयोगशाला। सिर्फ चारों तरफ घने जंगल थे, ऊंचे पहाड़ थे और गहरी नदियां। और इन जंगलों में, इन नदियों के किनारे कहीं ना कहीं छिपा था वह रहस्य जो इंसान के जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा था। सोचिए, जब किसी को तेज बुखार आता होगा तो वह कांपते हुए धरती पर लेट जाता होगा। जब घाव से खून बहता होगा तो लोग भय से उसे घेर कर देखते होंगे। जब कोई सांस लेने में असमर्थ हो जाता होगा तो लोग आसमान की ओर देखते और देवताओं से दया की प्रार्थना करते होंगे। लेकिन क्या सचमुच हर बार इंसान केवल मृत्यु का इंतजार करता था? क्या वह सिर्फ प्रार्थना करता और हार मान लेता था? नहीं, कहीं ना कहीं उसने प्रकृति को पढ़ना शुरू किया। उसने देखा कि कुछ पेड़ों की छाल चबाने से बुखार उतरता है, कुछ पत्तियों का रस घाव पर लगाने से खून रुकता है, कुछ बीज पीसकर खाने से पेट की पीड़ा गायब हो जाती है। यह जादू नहीं था, यह प्रकृति का विज्ञान था। यही था पहला कदम उस रहस्य की ओर जिसे बाद में दुनिया ने आयुर्वेद कहा। लेकिन कहानी यहीं पूरी नहीं होती, क्योंकि इंसान ने यह भी देखा कि कभी कभी शरीर ठीक हो जाता है, लेकिन मन की बेचैनी बनी रहती है। दवा असर करती है, रोग मिट जाता है, लेकिन भय, क्रोध और चिंता फिर से रोग को बुला लेते हैं। तब हिमालय की गुफाओं में बैठे साधुओं ने एक और रहस्य खोजा। उन्होंने आंखें बंद की, श्वास को गहराई से महसूस किया। धीरे धीरे सांस अंदर जाती, बाहर आती। उन्होंने पाया कि श्वास को नियंत्रित करने से मन शांत होता है, और मन शांत हो तो रोग भी भाग जाता है। यहीं जन्म हुआ योग का। कल्पना कीजिए, एक ठंडी गुफा जहां दीपक की लौ टिमटिमा रही है। साधु निर्विकार बैठा है, उसकी श्वास स्थिर है, उसका मन समुद्र की तरह शांत। पास ही रखी हैं कुछ जड़ी बूटियां जिन्हें वह शरीर को देने वाला है, और मन को ठीक करने के लिए वह शिष्य से कहता है, वत्स, औषधि शरीर को संतुलित करेगी और प्राणायाम मन को। जब शरीर और मन दोनों स्वस्थ होंगे तभी आत्मा का प्रकाश होगा। यही था वह गुप्त संगम। एक रास्ता प्रकृति के औषधीय रहस्य का, और दूसरा श्वास और ध्यान की साधना का। ये दोनों रास्ते मिलकर वही बनाते हैं जिसे आज हम योग और आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। लेकिन यह कहानी केवल अतीत की नहीं है, यह कहानी आज भी जीवित है और भविष्य तक जाएगी। आज विज्ञान भी मान चुका है कि यही रहस्य इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि दवा शरीर को ठीक करती है, लेकिन योग आत्मा को। और जब आत्मा जागती है तभी इंसान सचमुच जीवित होता है। और यही मेल, योग और आयुर्वेद, इंसान को भीतर से मजबूत करता था। बहुत पुराने समय की बात है, जब इंसान ने अभी अभी सभ्यता की पहली सीढ़ियां चढ़ना शुरू की थीं। वह जंगलों में रहता, कच्चे फलों को खाता, नदियों से पानी पीता और जानवरों से डरकर पेड़ों की शाखाओं पर रात बिताता। तब उसे यह भी नहीं पता था कि रोग क्या होते हैं। वह बस पीड़ा महसूस करता और इसे देवताओं का श्राप मानकर आसमान की ओर देखता। लेकिन धीरे धीरे अनुभव ने उसे सिखाया कि प्रकृति ही उसकी सबसे बड़ी वैद्य है। उसने देखा कि जब वह किसी पेड़ की छाल चबाता है तो उसका बुखार उतर जाता है। जब वह किसी पत्ती का रस घाव पर लगाता है तो खून रुक जाता है और घाव भरने लगता है। जब वह किसी बीज को पीसकर खाता है तो पेट की पीड़ा मिट जाती है। यही अनुभव उसे यह समझाने लगे कि हर पौधे में कोई न कोई शक्ति है। मनुष्य ने सीखा कि जंगल सिर्फ भोजन का भंडार नहीं, बल्कि चिकित्सा का खजाना भी है। धीरे धीरे यह ज्ञान उन ऋषियों तक पहुंचा जिन्होंने जंगलों और नदियों के किनारे आश्रम बनाए। ऋषि दिन रात प्रकृति का अध्ययन करते। वे पौधों की जड़ों, पत्तों, फलों और फूलों का गुण दोष समझते। उन्होंने अनुभव किया कि जीवन को 3 शक्तियां चलाती हैं, वात, पित्त और कफ। जब ये संतुलित रहती हैं तब शरीर स्वस्थ रहता है, और जब असंतुलित होती हैं तब रोग जन्म लेते हैं। यही समझ आगे चलकर आयुर्वेद कहलाई। कल्पना कीजिए, एक शांत आश्रम का दृश्य। चारों ओर हरियाली है, बीच में एक नदी बह रही है। महर्षि अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं। एक शिष्य उनसे पूछता है, गुरुदेव, यह जड़ी बूटी किस लिए है? ऋषि मुस्कुराते हैं और कहते हैं, वत्स, यह अश्वगंधा है।
जो थके हुए शरीर को शक्ति देती है, और यह ब्राह्मी है जो मन को शांत करती है। शिष्य आश्चर्य से देखता है कि कैसे प्रकृति ही मनुष्य की रक्षा करती है। परंतु आर्षि केवल जड़ी बूटियों पर नहीं रुके, उन्होंने गहरी साधना की। वे ध्यानस्थ होकर बैठते और अपनी श्वास को देखते। उन्होंने पाया कि श्वास पर नियंत्रण से मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है तो शरीर भी रोगों से मुक्त हो जाता है। धीरे धीरे उन्होंने श्वास साधना को प्राणायाम का नाम दिया। आसनों का अभ्यास किया ताकि शरीर स्थिर और लचीला रहे। ध्यान लगाया ताकि आत्मा शुद्ध हो। यही योग की नींव थी। अब सोचिए, वही आश्रम। एक शिष्य बीमार हो जाता है, उसका शरीर कमजोर हो गया है, उसे तेज बुखार है। वैद्य उसे आंवला और नीम का काढ़ा देते हैं। कुछ राहत मिलती है लेकिन बेचैनी बनी रहती है। तब गुरु कहते हैं, वत्स, औषधि शरीर को ठीक करेगी, लेकिन मन को शांत करने के लिए श्वास पर ध्यान लगाओ। शिष्य प्राणायाम करने लगता है, ध्यान करता है। कुछ ही दिनों में उसका शरीर भी स्वस्थ हो जाता है और मन भी प्रसन्न हो जाता है। तब उसे समझ आता है कि स्वास्थ्य के लिए दवा और ध्यान दोनों की जरूरत है। आर्षियों ने यह संदेश दिया कि आयुर्वेद शरीर का संतुलन है और योग मन का। दोनों मिलकर ही जीवन को संपूर्ण बनाते हैं। यही कारण था कि हर आश्रम में वैद्य और योगाचार्य दोनों होते। सुबह शिष्य योगासन करते, दिन में औषधि का ज्ञान सीखते और रात को ध्यान लगाते। धीरे धीरे यह परंपरा गांवों और नगरों तक फैल गई। किसान हल जोतते समय योग की तरह झुकते, स्त्रियां घर का काम करते हुए ध्यान में लीन रहती। जब कोई बीमार होता तो वैद्य उसे औषधि देते और साथ ही कहते, क्रोध मत करो, मन शांत रखो, श्वास पर ध्यान दो। यह वही समय था जब भारत की सभ्यता अपने स्वर्णिम मार्ग पर थी। लोग मानते थे कि शरीर, मन और आत्मा तीनों का सामंजस्य ही सच्चा स्वास्थ्य है। यही ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होता गया और धीरे धीरे ग्रंथों में लिखा गया। आयुर्वेद चरक और सुश्रुत जैसे आचार्यों की वाणी बना और योग पतंजलि के सूत्रों में बंधा। पतंजलि ने कहा, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, यानी योग मन की वृत्तियों को रोकना है। और चरक ने कहा, त्रयोदोषा शरीरेस्मिन् सम्यगस्था यदा भवेत्, यानी जब 3 दोष संतुलित रहते हैं तभी शरीर स्वस्थ रहता है। ये दोनों वाक्य मिलकर बताते हैं कि योग और आयुर्वेद अलग अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। इस तरह प्राचीन काल में मनुष्य ने प्रकृति और आत्मा दोनों से संवाद किया। उसने जाना कि औषधि और ध्यान दोनों मिलकर ही जीवन को संपूर्ण बनाते हैं। यही था उस काल का सत्य, जो आने वाले समय में और गहराई से मानव जीवन को प्रभावित करने वाला था। समय बीतता गया। मनुष्य जंगलों से निकलकर गांवों और नगरों में बसने लगा। सभ्यता और संस्कृति ने आकार लेना शुरू किया। धीरे धीरे छोटे छोटे राज्य बने और फिर बड़े साम्राज्य खड़े हुए। राजाओं के महलों में सोने चांदी की दीवारें चमकती, रथों की गड़गड़ाहट सुनाई देती और सैनिकों की पंक्तियां शक्ति का परिचय देती। परंतु इस वैभव के बीच भी एक सत्य वही रहा। मनुष्य रोगी होता रहा। राजमहलों में भी लोग बीमार पड़ते थे। शाही भोज में राजसी व्यंजन परोसे जाते। मांस, घी, मदिरा, इन सब का अधिक सेवन शरीर में असंतुलन पैदा करता। युद्ध की थकान, सत्ता की चिंता और लालच की आग राजा के मन को अस्थिर कर देती। ऐसे समय में महलों में वैद्य और योगाचार्य दोनों का स्थान होता। राजमहल के अंदर एक दृश्य है। राजा युद्ध से लौटा है। उसकी आंखें लाल हैं, शरीर थका हुआ है और मन क्रोध से भरा हुआ है। वैद्य उसकी नाड़ी देखकर कहते हैं, महाराज, आपका पित्त बढ़ गया है, शरीर में गर्मी है, आपको शीतल आहार लेना होगा, खीरा, दही और नारियल पानी पीजिए। राजा गंभीरता से सुनता है। तभी योगाचार्य आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, महाराज, क्रोध ही आपके रोग की जड़ है। जब तक मन शांत नहीं होगा, औषधि भी अधूरी पड़ेगी। ध्यान लगाइए, श्वास पर नियंत्रण कीजिए। राजा कुछ देर मौन हो जाता है और उनकी बातें मानने लगता है। कुछ ही दिनों में राजा स्वस्थ हो जाता है। वह महल में घोषणा करता है, मेरे प्रजाजन, स्वास्थ्य केवल औषधियों से नहीं बल्कि मन की शांति से भी आता है। यह संदेश जनता तक फैलता है और धीरे धीरे लोगों की दिनचर्या में योग और आयुर्वेद दोनों का स्थान पक्का हो जाता है। प्रजा में भी जब कोई किसान बीमार होता तो वैद्य उसे जड़ी बूटियां देते और साथ ही कहते,
अत्यधिक क्रोध मत करो, चिंता मत करो, श्वास पर ध्यान दो। जब कोई स्त्री गर्भवती होती तो उसे विशेष आहार दिया जाता और साथ ही ध्यान लगाने को कहा जाता। जब बच्चे विद्यालय जाते तो गुरुकुलों में सुबह सुबह योगासन करवाए जाते और दोपहर में औषधि ज्ञान पढ़ाया जाता। इस तरह समाज का हर वर्ग योग और आयुर्वेद से जुड़ा हुआ था। राजमहलों में बड़ी बड़ी सभाएं होती जहां वैद्य और योगाचार्य मिलकर चर्चा करते। वैद्य कहते, शरीर में रोग दोषों के असंतुलन से आते हैं। योगाचार्य कहते, मन में रोग इच्छाओं और अशांति से आते हैं। दोनों मिलकर यह मानते कि संपूर्ण स्वास्थ्य तभी संभव है जब शरीर और मन दोनों संतुलित हों। एक और दृश्य है। महल में रानी अस्वस्थ है, उसे लगातार सिर दर्द है। वैद्य औषधि बनाते हैं, जटामांसी और ब्राह्मी का मिश्रण। वे कहते हैं, यह औषधि आपके सिर को शांति देगी। योगाचार्य कहते हैं, रानी साहिबा, आप ध्यान लगाइए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। आपका सिर दर्द आधा मन से जुड़ा है, आधा शरीर से। रानी दोनों उपाय करती है और कुछ दिनों में स्वस्थ हो जाती है। यह परंपरा इतनी गहरी थी कि महलों में दरबारियों से लेकर सैनिकों तक सभी जानते थे कि योग और आयुर्वेद का संगम ही स्वास्थ्य का आधार है। युद्ध से लौटे सैनिकों को औषधि दी जाती और साथ ही प्राणायाम सिखाया जाता। साधारण जनता को हल्दी, तुलसी और अदरक की जानकारी दी जाती और बच्चों को सूर्य नमस्कार सिखाया जाता। धीरे धीरे यह मान्यता बन गई कि शरीर और मन दोनों की रक्षा करनी होगी। शरीर की रक्षा आयुर्वेद करेगा, मन की रक्षा योग करेगा। महलों से लेकर झोपड़ियों तक यही परंपरा फैली। समय के साथ यह ज्ञान और गहराता गया। वैद्य बड़े बड़े ग्रंथ लिखने लगे। योगाचार्य भी ध्यान और समाधि की गहराई में उतरकर अनुभव लिखते गए। गुरुकुलों में बच्चों को यह सिखाया जाने लगा कि औषधि और ध्यान दोनों की आवश्यकता है। इस तरह राजाओं और महलों का युग योग और आयुर्वेद का सुनहरा काल था। उस समय यह परंपरा केवल साधुओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि समाज के हर वर्ग तक पहुंच गई। यही कारण है कि भारत की संस्कृति में स्वास्थ्य केवल दवा या केवल ध्यान से नहीं, बल्कि दोनों के संगम से समझा जाने लगा। समय बदला। राजाओं और साम्राज्यों का वैभव धीरे धीरे डगमगाने लगा। आकाश पर काले बादल छाने लगे। विदेशी आक्रमणों ने भारत की संस्कृति को चोट पहुंचाई। तलवारों की खनक, युद्ध के धुएं और रक्त की गंध के बीच धीरे धीरे ज्ञान की ज्योति मंद होने लगी। लोगों का ध्यान धर्म और साधना से हटकर युद्ध और राजनीति पर केंद्रित हो गया। राजमहलों में अब विदेशी चिकित्सक बुलाए जाने लगे। धीरे धीरे आयुर्वेद और योग को पिछड़ा समझा जाने लगा। लेकिन यह परंपरा कभी पूरी तरह मिट नहीं सकी। एक दृश्य सोचिए, एक प्राचीन गुरुकुल। विदेशी सैनिक उस पर हमला कर चुके हैं। किताबें जल रही हैं, शिष्य भाग रहे हैं। लेकिन एक वृद्ध आचार्य अपने शिष्य को बुलाते हैं और कहते हैं, वत्स, यह ग्रंथ लो और इसे छिपा दो। समय कठिन है, लेकिन यह ज्ञान अमर है, एक दिन फिर जगमगाएगा। शिष्य आंसू भरी आंखों से ग्रंथ लेकर जंगल की ओर भाग जाता है। वह जानता है कि यह केवल कागज नहीं, बल्कि जीवन की धरोहर है। इस युग में योग गुफाओं और मठों में सिमट गया। आयुर्वेद धीरे धीरे साधारण जनता की घरेलू चिकित्सा बन गया। लोग हल्दी, तुलसी और अदरक का प्रयोग तो करते रहे, लेकिन बड़े आयुर्वेदाचार्यों का ज्ञान पुस्तकों में बंद होने लगा। योगाचार्य पहाड़ों और वनों में ध्यान करते रहे। साधु लोग मठों में बैठकर शिष्य को फुसफुसाकर कहते, वत्स, संसार योग को भूल गया है, पर तुम इसे मत भूलना। आने वाले समय में यही मानवता को बचाएगा। गांवों में लोग अब भी छोटे छोटे घरेलू नुस्खे जानते थे। बुखार आता तो नीम की पत्तियां उबालकर पीते, खांसी होती तो अदरक और शहद का प्रयोग करते, सिर दर्द होता तो तेल से मालिश करते। यह आयुर्वेद का सरल रूप था। वहीं योग अब पूजा पाठ के बीच कभी कभी झलकता। साधु लोग मठों में प्राणायाम करते और कभी कभी जनता को बताते कि श्वास पर ध्यान लगाओ, मन शांत होगा। लेकिन यह युग बहुत कठिन था। विदेशी शासक चाहते थे कि भारतीय अपनी परंपरा भूल जाए। उन्होंने आयुर्वेद के विद्यालय बंद कराए, योग को अंधविश्वास कहा। धीरे धीरे लोगों ने इसे छिपा लिया, परंतु छिपाने का अर्थ मिटा देना नहीं था। हिमालय की गुफाओं में कुछ साधु अब भी बैठकर वही साधना कर रहे थे। एक साधु और उसके शिष्य का दृश्य।
गुफा के भीतर दीपक जल रहा है, बाहर बर्फ गिर रही है। शिष्य पूछता है, गुरुदेव, लोग योग को भूल रहे हैं, आयुर्वेद को पिछड़ा मान रहे हैं, क्या यह ज्ञान नष्ट हो जाएगा? गुरु धीरे से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, वत्स, ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, यह केवल सो जाता है। समय आने पर यह फिर जागेगा। याद रखो, जब शरीर रोगी होगा और मन अशांत होगा, तब मनुष्य स्वयं योग और आयुर्वेद की ओर लौटेगा। गुरु की बातें सच हुईं। इस कठिन समय में भी परंपरा एक धारा की तरह बहती रही, कभी गहरी, कभी सतह पर, लेकिन बहना बंद नहीं हुआ। मठों, मंदिरों और गांवों की झोपड़ियों में लोग अब भी इसे जीवित रखते रहे। इस युग की सबसे बड़ी शक्ति यही थी कि भले ही ज्ञान को दबा दिया गया, लेकिन सामान्य जनता ने इसे छोड़ा नहीं। गांव की दादी अब भी कहती थीं, बेटा, हल्दी वाला दूध पी लो, जुकाम ठीक हो जाएगा। कोई साधु राहगीर को कह देता, थोड़ा ध्यान कर लो, मन शांत होगा। ये छोटी छोटी बातें ही थीं जिन्होंने ज्ञान की लौ बुझने नहीं दी। मध्यकाल के अंत तक भारत कई घावों से गुजर चुका था। परंपरा कमजोर पड़ चुकी थी, लेकिन टूट नहीं पाई। यह वही बीज था जो आने वाले आधुनिक युग में फिर से अंकुरित होने वाला था। समय का पहिया घूमता रहा। भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ। लोहे की पटरियों पर रेलगाड़ियां दौड़ने लगीं, टेलीग्राफ की घंटियां बजने लगीं और अस्पतालों में सफेद कोट पहने डॉक्टर बैठने लगे। पाश्चात्य चिकित्सा का दबदबा बढ़ने लगा। गोलियां, इंजेक्शन और ऑपरेशन की धार तेज होती गई। जनता को लगा कि यही असली विज्ञान है। धीरे धीरे योग और आयुर्वेद को पिछड़ा और अंधविश्वास कहा जाने लगा। लोग अस्पतालों की ओर भागने लगे। जब कोई बीमार पड़ता तो अब वैद्य नहीं, बल्कि अंग्रेज डॉक्टर बुलाए जाते। दवा की शीशियां, कड़वी गोलियां और इंजेक्शन ने लोगों का विश्वास जीत लिया। लेकिन इस सब के बीच एक सच्चाई छिपी रही। शरीर स्वस्थ हो भी जाता, पर मन अशांत रहता। दवा रोग को दबा देती, लेकिन उसकी जड़ कभी कभी वहीं की वहीं रह जाती। इसी समय कुछ संत और विद्वान खड़े हुए, जिन्होंने इस परंपरा को फिर से जगाने का बीड़ा उठाया। स्वामी विवेकानंद पश्चिम की ओर गए। शिकागो में उन्होंने धर्म सभा में भाषण दिया और योग का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि योग केवल आसन नहीं है, बल्कि आत्मा को जानने का मार्ग है। पश्चिमी दुनिया पहली बार चौंकी। भारत में ऐसा ज्ञान है जो केवल शरीर ही नहीं, बल्कि आत्मा को भी स्वस्थ करता है। महर्षि अरविंद ने योग को आध्यात्मिक साधना के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि मनुष्य केवल भौतिक अस्तित्व नहीं, बल्कि एक गहरी चेतना है। स्वामी शिवानंद ने ऋषिकेश में आश्रम बनाया और योग तथा आयुर्वेद दोनों का पुनर्जागरण किया। उनके शिष्य दुनिया भर में फैले और योग को पुनर्जीवित करने लगे। धीरे धीरे यह बीज अंकुरित हुआ। 20वीं सदी में योग ने नया रूप लिया। BKS अयंगर ने योग को आसनों की भाषा दी। उन्होंने हर आसन को वैज्ञानिक दृष्टि से समझाया और दुनिया भर में योग का प्रचार किया। परमहंस योगानंद अमेरिका गए और वहां ध्यान योग का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ध्यान से आत्मा और ब्रह्म एक हो सकते हैं। भारत में भी योग का पुनर्जागरण हुआ। बाबा रामदेव ने योग को टेलीविजन और गांव-गांव तक पहुंचाया। करोड़ों लोग सुबह उठकर टीवी पर योगाभ्यास करने लगे। श्री श्री रविशंकर ने आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से योग और ध्यान को आधुनिक जीवन की भाषा दी। इसी समय आयुर्वेद ने भी नया जीवन पाया। पतंजलि, बैद्यनाथ, हिमालय जैसी कंपनियों ने आयुर्वेद को आधुनिक रूप में प्रस्तुत किया। त्रिफला, अश्वगंधा, च्यवनप्राश, आंवला जूस, ये सब पैकेजिंग में बिकने लगे। अब लोग फिर से आयुर्वेद की ओर लौटने लगे। विज्ञान ने भी इसे प्रमाणित किया। वैज्ञानिक शोधों ने दिखाया कि योग करने से तनाव घटता है, रक्तचाप नियंत्रित होता है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। ध्यान करने से मस्तिष्क में डोपामिन और सेरोटोनिन बढ़ते हैं, जिससे खुशी और शांति मिलती है। आयुर्वेदिक औषधियों पर भी शोध हुए। पाया गया कि हल्दी में करक्यूमिन सूजन कम करता है, तुलसी वायरस से लड़ती है, अश्वगंधा तनाव घटाती है। अब अस्पतालों में भी योग और आयुर्वेद की जगह बनने लगी। डॉक्टर कहते, दवा लीजिए, लेकिन योग और ध्यान भी कीजिए। औषधि लीजिए, लेकिन आहार संतुलित रखिए। धीरे धीरे इंटीग्रेटिव मेडिसिन का दौर शुरू हुआ। एक दृश्य की कल्पना कीजिए, एक आधुनिक अस्पताल,
सफेद दीवारें, मशीनों की आवाज, मरीजों की लंबी कतार। एक रोगी डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, गोलियां खाकर भी मैं बेचैन रहता हूं, नींद नहीं आती। डॉक्टर गंभीर होकर कहते हैं, दवा अपना काम करेगी, लेकिन तनाव की दवा केवल योग और ध्यान है। पास खड़ा एक वैद्य जोड़ता है, और आपकी इम्यूनिटी के लिए तुलसी और अश्वगंधा आवश्यक हैं। रोगी हैरान होता है, डॉक्टर और वैद्य एक साथ? डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब यही विज्ञान है। अब दवा, योग और आयुर्वेद साथ चलेंगे। यह दृश्य उस बदलाव का प्रतीक है जो आधुनिक काल में हुआ। लोग समझने लगे कि केवल पाश्चात्य चिकित्सा पर्याप्त नहीं, जीवन शैली का संतुलन, आहार का शुद्ध होना और मन की शांति भी उतनी ही आवश्यक है। धीरे धीरे दुनिया भर में योग और आयुर्वेद की गूंज सुनाई देने लगी। अमेरिका, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया में योग स्टूडियो खुलने लगे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित हुआ। आयुर्वेद को नेचुरल मेडिसिन कहा जाने लगा। भारत की प्राचीन धरोहर अब पूरी दुनिया की धरोहर बन गई। यह वह समय था जब सोया हुआ बीज फिर से पेड़ बन गया। वह ज्ञान जिसे कभी अंधविश्वास कहकर दबा दिया गया था, अब विज्ञान का प्रमाण बन गया। योग और आयुर्वेद दोनों फिर से समाज के केंद्र में आ गए। समय कभी रुकता नहीं। आधुनिक युग की चमक के बाद दुनिया एक नए दौर में प्रवेश कर रही थी। मशीनें और कृत्रिम बुद्धिमत्ता इंसान के जीवन का हिस्सा बन चुकी थीं। हर जगह स्क्रीनें चमक रही थीं। मोबाइल और कंप्यूटर पर लोग दिन रात काम कर रहे थे। सुविधा बढ़ी थी, पर इसके साथ ही तनाव भी बढ़ा था। लोग दवाइयां खा रहे थे, लेकिन फिर भी मन की बेचैनी दूर नहीं हो रही थी। शरीर मोटापे और मधुमेह से जूझ रहा था, मन अवसाद और चिंता से। तब विज्ञान ने भी यह मानना शुरू किया कि केवल दवाइयां पर्याप्त नहीं हैं। जीवन शैली का संतुलन और मन की शांति अनिवार्य है। यहीं से योग और आयुर्वेद फिर से केंद्र में आने लगे, लेकिन इस बार आधुनिक विज्ञान के साथ। अस्पतालों में अब नए विभाग खुल गए थे, जहां डॉक्टर, वैद्य और योगाचार्य मिलकर इलाज करते थे। मशीनें नाड़ी पकड़तीं और तुरंत बता देतीं कि शरीर में कौन सा दोष असंतुलित है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहती, आपका पित्त बढ़ा है, शीतली प्राणायाम कीजिए, खीरा और दही खाइए। दूसरी ओर मशीन स्क्रीन पर यह भी दिखाती कि तनाव का स्तर अधिक है, ध्यान करने से यह संतुलित होगा। लोग अब घर बैठे ही वर्चुअल रियलिटी की मदद से योग करने लगे। कोई समुद्र किनारे ध्यान करता, कोई हिमालय की गुफा में प्राणायाम करता। आवाजें, दृश्य और अनुभव इतने वास्तविक थे कि मन सचमुच शांत हो जाता। आयुर्वेदिक औषधियां भी अब आधुनिक प्रयोगशालाओं में परखी जाती और उनके गुण वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किए जाते। फिर आया वह समय जब इंसान ने पृथ्वी से बाहर कदम रखा। पहले चांद, फिर मंगल। अंतरिक्ष यान उड़ने लगे और अंतरिक्ष स्टेशन बड़े बड़े शहरों की तरह बन गए। मंगल की धरती पर पहली बस्तियां बसीं। वहां ऑक्सीजन सीमित थी, गुरुत्वाकर्षण कम था और तनाव अधिक। वैज्ञानिकों ने पाया कि योग ही फेफड़ों को मजबूत और मन को स्थिर रख सकता है। अंतरिक्ष यात्री हर दिन अनुलोम विलोम करते, कपालभाति करते और ध्यान लगाते। मंगल पर भेजे गए पहले पौधे आयुर्वेदिक थे, तुलसी, आंवला, अश्वगंधा और ब्राह्मी। वैज्ञानिकों ने इन्हें कृत्रिम वातावरण में उगाया। यह पौधे वहां के लोगों को रोगों से बचाने, इम्यूनिटी बढ़ाने और मानसिक शांति देने के काम आए। मंगल पर पैदा हुए बच्चे जब पहली बार स्कूल गए तो वहां योग कक्षा भी थी। लाल आकाश के नीचे वे बच्चे सूर्य नमस्कार करते और शिक्षक कहते, बच्चों, यह परंपरा पृथ्वी से आई है, लेकिन अब यह मंगल की भी धरोहर है। कल्पना कीजिए एक दृश्य। मंगल की कॉलोनी में सुबह का समय है। सूरज हल्के लाल रंग का दिखाई दे रहा है। बच्चे और बड़े सब एक मैदान में खड़े हैं। वे योगासन कर रहे हैं। पास में एक प्रयोगशाला है जहां आयुर्वेदिक पौधे उग रहे हैं। लोग उन पौधों से औषधियां बना रहे हैं। डॉक्टर और वैज्ञानिक मिलकर कहते हैं, अब योग और आयुर्वेद केवल पृथ्वी की परंपरा नहीं, बल्कि अंतरिक्ष की आवश्यकता है। समय और आगे बढ़ा। लोग और दूर दूर के ग्रहों की यात्रा करने लगे। लंबे अंतरिक्ष सफर में महीनों तक बंद जहाज में रहना पड़ता। वहां तनाव, नींद की समस्या और श्वास की कठिनाइयां आम हो जाती। तब योग ही वह साधन था जो यात्रियों को संतुलित रखता।
वे ध्यान लगाते, प्राणायाम करते और आयुर्वेदिक औषधियां खाते। अंतरिक्ष यानों में भी छोटे छोटे गार्डन बनाए जाते जहां तुलसी और ब्राह्मी जैसे पौधे उगाए जाते। धीरे धीरे यह परंपरा इतनी गहरी हो गई कि भविष्य के लोग यह मानने लगे कि तकनीक और विज्ञान जितने भी आगे क्यों न चले जाएं, जीवन का आधार हमेशा वही रहेगा जो हजारों साल पहले हिमालय की गुफाओं में खोजा गया था। शरीर का संतुलन आयुर्वेद से और मन की शांति योग से। और इस तरह योग और आयुर्वेद की यात्रा प्राचीन जंगलों और गुफाओं से निकलकर राजमहलों में पहुंची, वहां से मठों और गुरुकुलों में छिपी रही, फिर आधुनिक अस्पतालों और प्रयोगशालाओं में लौटी और अंततः अंतरिक्ष के आकाश तक फैल गई। समय चाहे प्राचीन हो या आधुनिक, चाहे भविष्य का हो या अंतरिक्ष का, मनुष्य को हमेशा चाहिए स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित आत्मा। यही योग और आयुर्वेद का उद्देश्य है। यही वह अमर ज्ञान है जो हजारों साल पहले आर्षियों ने खोजा और आने वाले हजारों सालों तक मानवता का मार्गदर्शन करता रहेगा।